नमस्कार मित्रों, इंडियन सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश समसामयिकी उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। बजट कितने लाख करोड़ का है? 8,08,736.06 लाख करोड़ का, 6 करोड़ का, मतलब 8.8 लाख करोड़ का ये बजट है। और बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये, जो 8.8 लाख करोड़ का है। जो पूर्व वर्ष 2024-25 के बजट, जो कि 6,75,587 करोड़ रुपए का था, संशोधित अनुमान था, उसकी तुलना में 9.8% अधिक है। तो अभी का सबसे बड़ा बजट कितना है? 8.08 लाख करोड़ का, जो 9.8% ज़्यादा है पुराने बजट से। बजट का 22% हिस्सा बुनियादी ढांचे व इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए, तो लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए 22% हिस्सा है। 13% जो बजट है वो एजुकेशन, शिक्षा के लिए है। 11% एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज यानी कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए। 6% एजुकेशन एवं हेल्थ के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। 4% संसाधन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए, तो सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए निर्धारित है। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। तो जो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत परिव्यय है, ये कुल बजट का कितना है? 20.5% है। पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण, विस्तार और निवेश संबंधी व्यय शामिल हैं। 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है। तो ये जो राजकोषीय घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट है, तो ये जीडीपी का 2.97% है, जो कि कुल 91,399,080 लाख रुपए अनुमानित है। तो ये 91,399,080 ये इतना अनुमानित है। बजट में प्राप्तियों और व्यय की बात कर लेते हैं। राज्य के 2025-26 के बजट में सरकार का कुल व्यय 8,08,736.06 करोड़ प्रस्तावित है, जबकि कुल प्राप्तियाँ 7,79,242.65 करोड़ अनुमानित है। 7,79,242.65 करोड़ अनुमानित है। इसमें से 6,62,690.93 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां हुई हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट मिली हैं, तथा 1,16,551.72 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट मिली हैं। 5,50,172.21 करोड़ के कर राजस्व में प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व 2,95,000 करोड़ तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश रुपये 2,55,172.21 करोड़ शामिल हैं। 2025-26 के दौरान प्रदेश सरकार का कुल व्यय 8,08,736.06 करोड़ रुपए बजट में अनुमानित है। इसमें 5,83,174.57 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा 2,25,561.49 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय है। प्राप्तियों एवं व्यय के इन आंकड़ों के आधार पर 2025-26 में 79,516.36 करोड़ रुपए के राजस्व बचत जहां होगी, वहीं राजकोषीय घाटा 91,399.80 करोड़ अनुमानित है, जो कि 2025-26 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 2.97% है। समेकित निधि की प्राप्तियां कुल प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 29,493.41 करोड़ का घाटा बजट में अनुमानित है। लोक लेखे से रुपये 9,500 करोड़ की शुद्ध प्राप्तियों के पश्चात 2025-26 में समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 19,993.41 करोड़ ऋणात्मक अनुमानित किया गया है। प्रारंभिक शेष रुपये 20,240.81 करोड़ के हिसाब से लेते हुए 2025-26 में
अनंतिम शेष 247.40 करोड़ होना अनुमानित है। कर प्राप्तियों के संदर्भ में बजट में 2025-26 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टेट जीएसटी तथा वैट से 1,30,425 करोड़, आबकारी शुल्क से 63,000 करोड़, स्टाम्प एवं पंजीकरण से 38,150 करोड़ तथा वाहन कर से 14,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। राज्य बजट में रुपया आता है 2025-26 में कहाँ से आता है? राज्य का कर राजस्व है 37.4%। फिर केंद्रीय कर अंतरण है 32.4%। सार्वजनिक ऋण है 14.4%। केंद्रीय अनुदान सहायता है 11.1%। गैर कर राजस्व है 3.1%। सार्वजनिक लेखा रसीद है 1.2% और ऋण एवं अग्रिम वसूली है 0.4%। और रुपया कहाँ जाता है बजट का 2025-26 का? पूंजीगत व्यय में सबसे ज़्यादा जाता है 20.4%। अन्य व्यय में जाता है 16.8%। वेतन सरकारी कर्मचारियों के में जाता है 12.4%। पेंशन में 11.2%। वेतन सहायता प्राप्त संसाधन में 9.8%। ब्याज भुगतान में 7.9%। कर्ज अदायगी में 6.4%। सरकार से अनुदान प्राप्त में 6.4%। सब्सिडी में 4.3%। स्थानीय निकायों को अंश वितरण में 3.3%। ऋण एवं अग्रिम संवितरण में 1.1%। अब ये डेटा है, इसको याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नीचे से देखते हैं बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या हैं। बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये और विधवा पुनर्विवाह व उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य सहायता राशि रुपये भी 1,00,000 रुपये कर दी गई है। तो सामूहिक विवाह हो या फिर विधवा पुनर्विवाह हो या उनकी पुत्रियों का विवाह हो, 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश में छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई के तरफ आकर्षित करने व ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा की गई है। तो छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना है? स्कूटी योजना है। किसके नाम पर है? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। तो उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए जो छात्राएं ग्रामीण की हों या फिर अन्य अंचल की हों, उनके लिए लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले लाखों कर्मियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा करते हुए बजट प्रस्ताव में यह कहा गया है कि उन्हें न्यूनतम 16,000 रुपये से 20,000 रुपये हर माह वेतन दिया जाएगा। ऐसे कर्मियों की भर्ती अब सीधे एजेंसियों के माध्यम से ना कर निगम के माध्यम से की जाएगी। बजट में की गई एक घोषणा के अनुसार राज्य सरकार इसके लिए आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने जा रही है। संविदा पर रखे गए होमगार्ड्स, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, एएनएम, संविदा से जुड़े एवं स्वच्छता से जुड़े सभी कार्मिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा बजट में की गई है। रुपए 5 लाख तक निःशुल्क इलाज के लिए ऐसे कर्मचारियों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज है, जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित एवं 36 निजी क्षेत्र में हैं। वर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस की 11,800 सीटें तथा पीजी की 3,971 सीटें उपलब्ध हैं। तो एमबीबीएस की कितनी है? 11,800 और पीजी की कितनी है? 3,971 सीटें। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में यूजी और पीजी हेतु 10,000 सीटों को जोड़े जाने की घोषणा की गई, जिसमें से 1,500 सीटें उत्तर प्रदेश को मिलेंगी। तो 10,000 में से 1,500 उत्तर प्रदेश को मिल रही केंद्र सरकार की तरफ से।
बजट 2025-26 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव। हर जिले में 100 एकड़ में पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। संत कबीर के नाम पर 10 वस्त्रों उद्योग पार्क। तो संत कबीर के नाम पर वस्त्र उद्योग पार्क, टेक्सटाइल सेक्टर के पार्क, 10 मेगा पार्क बनाए जाएंगे। और संत रविदास के नाम पर चर्मोद्योग पार्क यानी लेदर पार्क बनाया जाएगा, स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तो 10 टेक्सटाइल पार्क और 2 चर्म उद्योग पार्क यानी 2 लेदर पार्क। तो टेक्सटाइल पार्क संत कबीर जी के नाम पर और संत रविदास जी के नाम पर 2 कौन से पार्क होंगे? लेदर पार्क होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी में उनके सम्मान में नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। लखनऊ स्थित अटारी कृषि प्रक्षेप पर रुपये 251 करोड़ की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना की जाएगी, उसका प्रस्ताव है। तो लखनऊ का अटारी कृषि क्षेत्र है या प्रक्षेप है, 251 करोड़ खर्च होंगे और इसमें चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क बनाया जाएगा। प्रत्येक कृषि मंडी में माता शबरी के नाम पर कैंटीन होगी और विश्रामालय स्थापित किया जाएगा। तो बजट में ये घोषणा की गई है कि माता शबरी के नाम पर कृषि मंडी में एक कैंटीन और एक विश्राम करने की जगह विश्रामालय स्थापित किया जाएगा। मेधावी छात्राओं के लिए 400 करोड़ रुपए की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना प्रस्तावित है। माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास का प्रस्ताव है। तो श्रमजीवी हॉस्टल किनको मिलेगा? जो लेबर में काम करती हैं महिलाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर की महिलाएं हैं, श्रमजीवी महिलाएं हैं। फिर प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन और साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपए का प्रावधान आदि नई योजना बजट में घोषित की गई है। राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफलतम आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 36 लाख करोड़ के निवेश के एएमयू पर हस्ताक्षर किया गया। उक्त समिट के 1 वर्ष के अंदर ही 6.5 लाख करोड़ से अधिक निवेश से या तो वाणिज्य उत्पादन प्रारंभ हो गया है अथवा संबंधित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवेज के निर्माण का निर्णय किया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ा जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे से। कौसिया जनपद हरदोई, कौसिया जगह है या गांव होगा जनपद हरदोई का, और वहां से फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, ग्रीनफील्ड होगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो 900 करोड़ रुपए का ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, नया एक्सप्रेसवे होगा। फिर गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो जो गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे के निर्माण प्रस्तावित है, जिसके 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। तो मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है और 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए के निवेश अनुमानित हैं। उत्तर प्रदेश का देश में शीर्ष स्थान किस में है भाई? दुग्ध उत्पादन में 16.21% की हिस्सेदारी है। फिर 15 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क राशन वितरण मिल रहा है।
9.57 करोड़ लोगों को जन धन योजना में बैंक खाता है। तो जन धन योजना में 9.57 करोड़ लोगों का खाता है जन धन खाता। 1.58 करोड़ लोगों को निशुल्क बिजली कनेक्शन है। तो बिजली कनेक्शन जो मिल रहा है निशुल्क 1.58 करोड़ लोगों को। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2.86 करोड़ किसानों को 80,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। तो जो 6,000 रुपये और 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिल रहे हैं, तो 2.86 करोड़ किसानों को 80,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना में 9 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरण हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 56 लाख से अधिक आवासों का निर्माण हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 2.75 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हो रहा है। देश में कुल मोबाइल फ़ोन उत्पादन में सर्वाधिक लगभग 55% उत्पादन हो रहा है। फिर देश में सर्वाधिक 96 लाख से अधिक MSME इकाइयाँ हैं, 96 लाख। फिर अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों का पंजीकरण है। देश में सर्वाधिक 6 शहरों में मेट्रो ट्रेन का संचालन है। उत्तर प्रदेश में है ये सारी चीज़ें। फिर कौशल विकास नीति लागू करने का पहला राज्य है। तो कौशल विकास नीति कौन लागू कर रहा है? यूपी। और 400 लाख टन सब्जियों का उत्पादन करने में पहले स्थान पर है। खाद्यान्न में गेहूं, खाद्यान्न, आलू, आंवला, आम, गन्ना, चीनी, एथेनॉल उत्पादन में टॉप पर है यूपी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य फ्रंट रनर की श्रेणी में है। समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पूर्व वर्ष की तुलना में 22-23 में बढ़कर कितना हो गया है? 45.9 हो गया है। RBI द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में क्रमशः 9.9%, 10.5% और 11.6% रहा, जो महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक है। तो किस किस में रहा, कितने कितने प्रतिशत रहा, फिर से देख लेते हैं। तो ये 2022-23 में कितना है? 9.9%। सभी राज्यों की स्वयं के कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 9.9%, 22-23, 23-24 में 10.5 और 24-25 में 11.6 और महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है ये। इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद SGDP के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों का विकास व्यय क्रमशः 10.9, 11.9 और 12% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश का यह औसत क्रमशः 13.8, 16 एवं 16.7% रहा। ये ऊपर के सन में हम देख सकते हैं 22-23, 23-24, 24-25 में। तो 24-25 में उत्तर प्रदेश कितनी ग्रोथ कर रहा है? 16.7% कर रहा है। और SGDP में उसका कितना है? जो स्वयं के कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 11.6% है, महाराष्ट्र के बाद दूसरा था। उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर GSDP का 36.7% थी, जो घटकर 22-23 के प्रस्तावित आंकड़ों में 30.4% हो गई है। 2017-18 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की GSDP मात्र 12.89 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर थी, जिसके वर्ष 2024-25 में 2 गुना यानी 27.5 लाख करोड़ रुपए रहने का तथा 25-26 के अंत तक इसके 30.77 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। प्रदेश देश में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अब अग्रणी स्थान पर है। 2023-24 में राष्ट्रीय GDP वृद्धि दर प्रचलित मूल्य पर 9.6% थी, जबकि प्रदेश की वृद्धि 11.6% दर में रही। फिर
वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 करोड़ रुपए थी। कितनी थी प्रति व्यक्ति आय? 16-17 की बात कर रहे हैं, 52,671, जो मात्र 3 वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में बढ़कर 65,660 हो गई रुपए में। और इसके बाद 2023-24 में 93,514 रुपए हो गई है प्रति व्यक्ति आय। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके 1 लाख रुपए से अधिक होने का अनुमान है। आय वृद्धि दर भी पहले के 12.2% से बढ़कर 12.5%, ये क्या हो गई है? आय वृद्धि दर हो गई है। प्रति व्यक्ति आय रुपए में देखते हैं। 17-18 में 57,944, 18-19 में 62,350, 19-20 में 65,660, 21-22, 20-21 में 61,598, 21-22 में 74,055, 22-23 में 83,057, 23-24 में 93,514 और 24-25 में 1,24,000 हो जाएगी। वर्ष 2022-23 में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का राज्य का अर्थव्यवस्था में योगदान क्रमशः 24%, 30% और 46% स्थिर कीमतों पर रहा। तो कृषि में कितना है? 24, विनिर्माण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग में 30 और सर्विसेज में 46% है। 24, 30, 46। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्तर पर पहुंचाने में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रिपोर्ट में यूपी को भविष्य में लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया गया है, जो दर्शाता है कि प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात कर देश के कुल निर्यात में 11% हिस्सेदारी रखता है। उत्तर प्रदेश डिजिटल लेन देन में देश में अग्रणी है। 2024 में 1,024 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुनी बढ़ोतरी हुई है। 25 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 8 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना बढ़ोतरी होने का अनुमान या घोषणा की है। और 2017 में सौर ऊर्जा की कुल क्षमता जो स्थापित की जाएगी 288 मेगावाट थी। तो 17 में 288 थी और अब 10 गुना वृद्धि हो गई है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण UPNEDA यूपी नेडा ने इसकी घोषणा वर्तमान सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उत्सव के दौरान पर की। वर्तमान राज्य में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 2,653 मेगावाट हो गई है, यानी 2.6 गीगावाट। सौर ऊर्जा नीति 2022 में 5 वर्षों के दौरान 22,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, कहाँ पे? वाराणसी में है। अंतर्देशीय जल परिवहन, वाटरवेज वाली की बात कर रहे हैं, नेशनल वाटरवेज 1 की, जो हल्दिया तक जाता है, कहाँ से जाता है? प्रयागराज से, का नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी है। इसके और कार्यालय हैं, पटना है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, शायद उड़ीसा भी है, और फिर केरल का कोझिकोडी है शायद, केरल का भी एक शहर है, कोची है शायद केरल का। तो ये 4-6 शहर हैं जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो 2025 की जनवरी 23 को भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI इंटर वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ क्या है, अंतर्देशीय है ना, चलिए, ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाराणसी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया। तो ये इंटर वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ओके, इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्गों, विशेष रूप से गंगा नदी के किनारे के विकास और प्रबंधन को तेज करना है। IWAI के वर्तमान में गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर, कोलकाता और वाराणसी में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो जैसा पहले डिस्कस किया था, ये 6 केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वाराणसी एक प्रमुख नदी तटीय शहर है और धार्मिक पर्यटन का केंद्र होने के नाते इस तरह के कार्यालय के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
वाराणसी कार्यालय विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जल मार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय जल मार्ग 1 गंगा नदी को विकसित करना और अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। धनौरी की बात करते हैं। धनौरी वेटलैंड है। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार के धनौरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचना के बारे में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया। धनौरी जलाशय या वेटलैंड जेवर एयरपोर्ट के पास गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। धनौरी वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर जिले उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के पास स्थित है। यह विभिन्न पक्षी प्रजातियों जिनमें लुप्तप्राय सारस क्रेन भी है शामिल, उसके लिए महत्वपूर्ण आवास है। उत्तर प्रदेश सरकार धनौरी वेटलैंड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में थी, लेकिन एनजीटी ने इस प्रक्रिया में देरी पर चिंता व्यक्त की है और प्रस्तावित धनौरी आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड 112.89 हेक्टेयर में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना सबसे बड़ा पर्यटन स्थल। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से सितंबर 2024 के मध्य अयोध्या के राम मंदिर में सबसे अधिक पर्यटक राम मंदिर का दर्शन करने आए, जिसने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। अयोध्या में इस अवधि के बीच में 135.5 मिलियन घरेलू और 3,153 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। इस अवधि में धार्मिक पर्यटन में 70% की वृद्धि हुई, जो राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण है। जनवरी से सितंबर 2024 के मध्य ताजमहल में 2024 में 125.1 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित किया, जिसमें 9,24,000 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जनवरी से सितंबर 2024 के मध्य कुल 476.1 मिलियन पर्यटकों का आगमन हुआ। इस अवधि में वाराणसी में 62 मिलियन घरेलू और 1,84,000 विदेशी पर्यटक आए, जबकि मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली में 68 मिलियन पर्यटक आए, जिसमें 87,229 विदेशी पर्यटक शामिल थे। उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट बनाया गया। 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी। बायोपॉलीमर प्लांट बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा लगभग 2,750 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा रहा है। इसे कुंभी में स्थित मौजूदा चीनी फैक्ट्री के बगल में रणनीतिक रूप से स्थापित किया गया है, जिससे संचालन में समन्वय और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ेगी। इस प्लांट का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक प्लास्टिक को बायोपॉलीमर में परिवर्तित कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्लांट प्रत्येक वर्ष 80,000 टन पॉलीलैक्टिक एसिड (PLA) का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग पर्यावरण अनुकूल उत्पादों जैसे डिस्पोजेबल बोतलें, प्लेट्स, कप और बैग बनाने में किया जाएगा। यह उत्पाद जैव अवक्रमणीय होते हैं और 3 से 6 महीने के भीतर विघटित हो जाते हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण आरंभ हुई। 20 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि मई-जून 2025 तक लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ अन्य रक्षा उपकरणों का भी लखनऊ में निर्माण किया जाएगा। मिसाइलों को निर्माण इकाई तक ले जाने के लिए एक रेलवे ट्रैक की योजना भी बनाई गई है। इस परियोजना में रूसी वैज्ञानिक भारतीय समकक्ष के साथ सहयोग करेंगे। यह परियोजना रक्षा गलियारा पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करना है। इस गलियारे का उद्देश्य भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। राम मंदिर परियोजनाओं को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर 18 दिसंबर 2024 को अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो सुरक्षा प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुरक्षा उत्कृष्टता स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो 5 सितारा सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करती हैं, जो निर्माण उद्योग के भीतर सुरक्षा प्रबंधन में उत्कृष्टता का संकेत देती हैं। लार्सन एंड टूब्रो निर्माण कंपनी को पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा इसके प्रभावी सुरक्षा उपायों के लिए गोल्डन ट्रॉफी प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र।
देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र यूपी में बनाने की घोषणा राज्य सरकार के लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने मार्च 2025 में की। कानपुर देहात में लगने वाले इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कपड़ा नहीं बल्कि कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण होगा। तो कानपुर देहात में ये लग रही है। यह मशीन वर्तमान में दक्षिण कोरिया, चीन और यूरोप से आयात करनी पड़ती है। इन मशीनों के आयात पर 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आ जाता है, जो आने वाले दिनों में 4 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इस तरह की परियोजनाएं चालू होने से देश भर की टेक्सटाइल कंपनियां इस तरह की मशीनें आयात करने की जगह उत्तर प्रदेश से प्राप्त कर सकेंगी। यही नहीं, लखनऊ में बन रहे मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क व 10 अन्य टेक्सटाइल पार्कों में अपनी परियोजनाएं लगाने वाले निवेशकों की मांग भी इसी से पूरी होगी। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हापुड़, मऊ, कानपुर, बाराबंकी, भदोई, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई और संत कबीर नगर में 10 नए टेक्सटाइल पार्क निर्माण करने की घोषणा है। तो मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? हापुड़ हो गया, मऊ हो गया, कानपुर हो गया, बाराबंकी हो गया, भदोई हो गया, गोरखपुर हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, हरदोई हो गया और संत कबीर नगर, यहाँ पे 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। टेक्सटाइल मशीन निर्माण प्लांट के लिए कानपुर देहात में भोगनीपुर के पास चपरघटा में करीब 875 एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई है। यह कानपुर एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर दूर है। यह प्लांट प्लग व प्ले मॉडल पर तैयार होगा। पार्क के अंदर 200 से अधिक बड़ी और मध्यम इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिसमें 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री बनाई जा रही, रडार। तो उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझामई गांव, कौन सा गांव है? बिझामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार फैक्ट्री बनाने की स्थापना की जा रही है। यह फैक्ट्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है और इससे देश की रक्षा प्रणाली में सुधार होगा। महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा। 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन का दर्जा देने की घोषणा की, जो नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर दूर मिश्रिख, कौन सी जगह है? मिश्रिख क्षेत्र में स्थित है। मिश्रिख। ऐसी मान्यता है कि संसार के सभी तीर्थों का जल इस कुंड में मिश्रित होता है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मिश्रिख रखा गया है या पड़ा है। महर्षि दधीची एक महान तपस्वी, वेद शास्त्रों के ज्ञाता और परोपकारी ऋषि थे। इन्होंने अपनी अस्थियां दान कर वृत्तासुर के वध हेतु देवताओं को वज्र प्रदान किया था। लगभग 2 एकड़ में फैले इस कुंड के निकट महर्षि दधीची का भव्य मंदिर है। मंदिर की वास्तुकला और इसके चारों ओर का वातावरण इसे एक शांत और आध्यात्मिक केंद्र बनाता है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित प्राचीन तीर्थ स्थल है, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसे ऋषियों की तपोभूमि भी कहा गया है। वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मार्च 2025 को वाराणसी में डॉल्फिन सफारी के निर्माण की घोषणा की। इस सफारी को जिले की कैथी से ढकवा गांव के बीच प्रस्तावित किया गया है। तो कौन सी जगह पर है? कैथी से ढकवा गांव के बीच में है ये। वाराणसी के कैथी से ढकवा गांव के बीच डॉल्फिनों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। वाराणसी जनपद में गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति कर रखी है। उत्तर प्रदेश की 3 हेरिटेज इमारतें होटल के रूप में विकसित। 12 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की 3 हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, जिसमें शामिल है लखनऊ की रोशन उद्दौला छतर मंजिल और मिर्ज़ापुर ज़िले की स्थित चुनार किला। तो मिर्ज़ापुर का चुनार किला, लखनऊ का रोशन उद्दौला और छतर मंजिल। इन इमारतों को जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर होटल हेरिटेज में विकसित किया जाएगा। यह निर्णय राज्य हेरिटेज संपत्ति को पुनर्जीवित करने और उनके पुराने गौरव को बहाल करने के साथ साथ राजस्व को बढ़ाने के लिए किया गया है। माँ की रसोई पहल। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माँ की रसोई नामक एक पहल का उद्घाटन किया।
इस सामुदायिक रसोई का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मात्र 9 रुपये में पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है। इसकी शुरुआत महाकुंभ के मौके में प्रयागराज में की गई है, ताकि इस धार्मिक मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं और ज़रूरतमंदों के लिए खाना सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह रसोई गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है, ताकि उन्हें सस्ते और पौष्टिक भोजन की सुविधा मिल सके। उत्तर प्रदेश की तनुष्का जगुआर स्क्वाड्रन में मार्च 2025 में लखनऊ की तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना में जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी। वर्तमान में वह अंबाला एयरबेस कैंप में तैनात हैं। तमिलनाडु स्थित वायुसेना अकादमी में प्रशिक्षण लेने के बाद तनुष्का को कमीशन कर दिया गया। उन्होंने हॉक MK-132 विमान पर 1 वर्ष तक पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया। वाराणसी व प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की योजना। वाराणसी व प्रयागराज के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इन दोनों जिलों को मिलाकर एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इन दोनों के बीच आने वाली 5 जिलों को शामिल करते हुए प्रस्तावित प्राधिकरण में कुल 7 जिले शामिल होंगे। इन दोनों के बीच आने वाले 5 जिलों को शामिल करते हुए प्रस्तावित प्राधिकरण में कुल 7 जिले शामिल होंगे। यह 7 जिले प्रयागराज वाराणसी के अतिरिक्त चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही होंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल 22,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। इस क्षेत्रीय प्राधिकरण का विकास धार्मिक विकास क्षेत्र के रूप में किया जाएगा। इससे इस संपूर्ण क्षेत्र में धार्मिक उद्योग व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में नॉलेज पार्क की भी व्यवस्था की जाएगी। अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त इस क्षेत्र के विकास से स्थायी लोगों के लिए रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। IIT कानपुर ने विकसित की सोलर निर्जलीकरण तकनीकी। कौन सी तकनीकी? सोलर निर्जलीकरण तकनीकी। किसने विकसित की? IIT कानपुर ने। 14 फरवरी 2025 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने एक अभिनव सोलर निर्जलीकरण तकनीकी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और फसल की बर्बादी को कम करना है। यह नवाचार फलों और सब्जियों को प्रभावी ढंग से सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, जिससे वे अपनी फसलों को अधिक समय तक संरक्षित कर सके और उन्हें उचित मूल्य पर बेच सके। यह एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करता है, प्राकृतिक समाधानों का संरक्षण करता है और पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है। टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट राइज ऐप को फरवरी 2025 में लॉन्च किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टाफ नर्सों, सहायक नर्स, मिडवाइफ, ANM और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विकसित किया गया है, जिससे वे बच्चों के नियमित टीकाकरण की निगरानी और प्रबंधन अधिक दक्षता से कर सकें। इस पहल का उद्देश्य टीकाकरण कवरेज बढ़ाना, टीकाकरण से बचने वाले परिवारों की पहचान करना और समुचित टीकाकरण सुनिश्चित करना है। यह ऐप पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियों को डिजिटल शिक्षण में बदलकर टीकाकरण की सुरक्षा और प्रभावशीलता को बढ़ाने का कार्य करेगा। राइज ऐप एक डिजिटल प्रशिक्षण और निगरानी प्लेटफॉर्म है, जिसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए विकसित किया गया है। यह ऐप रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है, जैसे टीकाकरण शेड्यूल और सत्र प्रबंधन, टीके की सुरक्षा प्रोटोकॉल और कोल्ड चेन प्रबंधन, टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी, स्वास्थ्य कर्मियों को नवीनतम टीकाकरण दिशा निर्देशों का प्रशिक्षण। यूपी विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा है। 18 फरवरी 2025 से शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाले देश की पहली विधानसभा बनी। अब विधानसभा सदस्यों को अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी में अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। तो यूपी विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली
देश की पहली विधानसभा हो गई है। 18 फरवरी 2025 को शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी। अब विधानसभा सदस्यों को कौन कौन सी लैंग्वेज में बोलने का अवसर मिलेगा? अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी। इसके लिए व्यवस्था सत्तारूढ़ समिति के समक्ष प्रस्तावित की गई और सदन द्वारा मंजूरी मिलने पर इसके बाद इसको लागू कर दिया गया। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना और सभी समुदायों के बीच एकता की भावना को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी के अनुवाद रिहर्सल की समीक्षा की है। गोरखपुर पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बना। 7 दिसंबर 2024 को यह घोषणा की गई कि गोरखपुर सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सह अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर के रूप में 40 एकड़ की सुविधा में प्रतिदिन 700 टन कचरा, जिसमें सूखा कचरा, गीला कचरा और खतरनाक कचरा भी शामिल है, का प्रसंस्करण किया जाएगा, जिसमें चारकोल उत्पादन और जैव सीएनजी उत्पादन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य अपशिष्ट को कम से कम करके और संसाधन रिकवरी को अधिकतम करके एक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को बढ़ावा देना है। यह सुविधा न केवल गोरखपुर की सेवा करेगी बल्कि 8 पड़ोसी शहरी स्थानीय निकायों को अपशिष्ट प्रबंधन आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी। उत्तर प्रदेश का तथ्यसार देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को प्रदेश में कहां पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? तो एथेनॉल प्लांट जो प्राइवेट सेक्टर का है, गोरखपुर का गीडा के सेक्टर 26 में हुआ है। गोरखपुर का जो गीडा है प्राधिकरण है, गीडा प्राधिकरण, उसके सेक्टर 26 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी क्षेत्र का एथेनॉल प्लांट, सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बनाया, यह उसका लोकार्पण किया। यह प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक, जिन्हें 31 मार्च 2025 को प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, निखिल सिंघल हैं। निखिल सिंघल कौन है? मीडिया रणनीतिकार हैं, प्रतिष्ठित हैं ये, और ये विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक भी हैं। 31 मार्च 2025 को इन्हें अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया। 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार है 8,08,736 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2025-26 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितना बढ़ने की अनुमान है? ये कितनी हो जाएगी? 93,514 रुपये। फिर वर्ष 2023-24 में प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर 11.6%। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कहां पर देश का पहला एआई सिटी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित हुए? लखनऊ में। किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? वर्ल्ड बैंक ने किया है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जिनको मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य सरकार की घोषणा है: प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोई। ये 7 जिले जिनको मिलाकर के धार्मिक सर्किट बनेगा: प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोई। 16-17 फरवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया? प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया 16-17 फरवरी को। 7 से 9 मार्च 2025 तक बनारसी के होटल ताज में आयोजित बनारस लिस्ट फेस्ट में किस उपन्यासकार को उसके उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजकमल झा को किया गया है। क्या कृति थी इनकी? द पेशेंट इन बेड नंबर 12, ये इनकी उपन्यास थी। बनारस के होटल ताज में बनारस लिस्ट फेस्ट के दौरान रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड की श्रेणी में बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड राजकमल झा को मिला।
28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम थी स्कोप ऑफ द क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेज। स्कोप ऑफ द क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेज ये गोंडा जनपद में हुई है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर। ये कौन सी है अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है ये। 28 से 29 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन हुआ लखनऊ विधानसभा में। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना है। 27 से 30 मार्च 2025 के बीच प्रदेश में कहाँ पर टेक्निकल फेस्टिवल टेककृति 2025 टेककृति 2025 का आयोजन किया गया। आईआईटी कानपुर में किया गया। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबी बनाने के लिए दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत 27 फरवरी 2025 को कहाँ पर की गई? कानपुर में की गई। तो दीदी प्रेरणा कैंटीन कहाँ पर है? ये कानपुर में। ये किसकी सहायता से है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के सहयोग से है, एसएचजी के सहयोग से। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी और स्वावलंबी बनाएगी। दीदी प्रेरणा कैंटीन कानपुर। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 25 फरवरी 2025 को हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना? महाकुंभ प्रयागराज में। हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड 25 फरवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में बना। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्रामा 2025 का आयोजन 22 से 26 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में। कहाँ पर? नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इलेक्ट्रिक शो इलेक्रामा 2025 का ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो है। 24 फरवरी 2025 को आरबीआई द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम थी वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी ये लखनऊ में हुआ है, आरबीआई द्वारा हुआ है, वित्तीय जागरूकता कैंप है। फिर है 15 से 24 फरवरी 2025 तक प्रदेश में कहाँ पर काशी तमिल संगमम KTS 3.0 का आयोजन हुआ, वाराणसी में हुआ। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन 22-23 फरवरी 2025 को कहाँ पर हुआ? पीलीभीत में। 1 मार्च 2025 को प्रदेश में कहाँ पर डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत हुई? सीतापुर में। 7 से 8 मार्च 2025 को AI पर चुनौतियाँ और अवसर इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग COAI EMA 2025 क्वाइमा पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ। 7 से 8 मार्च को AI पर चुनौतियाँ और अवसर इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग COAI EMA 2025 पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? लखनऊ में आयोजित हुआ। कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा प्रदत्त अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 7 मार्च 2025 को किसे दिया गया? कथाकार उदय प्रकाश को। वाराणसी नगर निगम का वह गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा ज़मीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की, डोमरी गांव। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया? राइज मतलब रैपिड इम्यून इजेशन स्किल इन्हांसमेंट। सॉरी, राइज मीन्स रैपिड इम्यूनाइजेशन है, दैट इज इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। 7 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया गया, नोएडा में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट का जो दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट सेंटर है कहाँ पर है? नोएडा में। इस सेंटर में क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित तकनीकों पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हुए इस वर्ष 17 मार्च से 15 जून तक सरकारी खरीद का निर्णय लिया गया, 2425 रुपये प्रति कुंटल।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की? बलिया में। 11 से 13 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में कहां पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? गोरखपुर में। 13 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की? सभी 17 नगर निगमों को। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की किन इमारतों को होटल में या होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की? हेरिटेज भवन को। 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कहां पर स्थित महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की? सीतापुर में। उत्तर प्रदेश स्थित भारत का वह पावर प्लांट जिसने हाल ही में पावर प्लांट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल गैस में बदलने में सफलता प्राप्त की, ऐसा करने वाला पहला पावर प्लांट बना? एनटीपीसी विंध्याचल मिर्ज़ापुर का। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 19 मार्च 2025 को दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई। विशेष स्मार्ट स्कूल फॉर दिव्यांग्स ग्रेटर नोएडा में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में किस प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया? शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने हाल ही में टाइगर सफारी की तर्ज पर कहां डॉल्फिन सफारी शुरू करने की घोषणा की? वाराणसी में की। अब इसके बाद उत्तराखंड विशेष है, ये भी देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य बजट 2025-26। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वर्ष 2025-26 के लिए रुपये 1,01,175.33 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा देहरादून में राज्य विधानसभा में 20 फरवरी 2025 को प्रस्तुत इस बजट का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे, जन कल्याण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है तथा साथ ही वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह वित्तीय खाका ज्ञान जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी मॉडल पर आधारित है, जिसमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही यह अंग्रेजी के वर्णों इन एम ओ नमो नमो NAMO नमो पर आधारित है, जिसने तात्पर्य क्रमशः एन फॉर नवाचार, ए फॉर आत्मनिर्भरता, एम फॉर महान विरासत, ओ फॉर ओजस्वी है। बजट में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, कनेक्टिविटी, पर्यटन और आयुष, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, कनेक्टिविटी, पर्यटन, आयुष सप्तऋषि कहा गया है, के प्रति बड़े पैमाने पर आवंटन किया गया है, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिलेगी। सप्तऋषि के इन बिंदुओं पर फोकस करते हुए 25-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ का बजट, जो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट होने के साथ साथ पहली बार 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। यह वर्ष 2024-25 की तुलना में 13% अधिक है। धन्यवाद।